हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 14 यानी कि 14 स्टडी करेंगे। एक सुझाव दूंगा मैं आप सभी को कि पिछले सेशंस को रिवाइज करते हुए चलें। सिर्फ नए सेशंस को ही ना एक्सेस करें, सिर्फ न्यू लेक्चर्स को ही ना देखें, पिछले सेशंस को रिवाइज भी करते चलें ताकि पिछला कंटेंट आप भूल ना जाएं कहीं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, पहला ईडीएम है आज के सेशन का, बर्न वंस फिंगर्स। आप आसानी से मीनिंग समझ सकते हैं। बर्न मतलब जला लेना, अपनी ही उंगलियों को जला लेना। देखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी फ्रेज में, ईडीएम में वन का इस्तेमाल किया गया है तो वो ईडीएम बोलने वाले व्यक्ति पर ही असर डालेगा। अगर यहाँ वन की जगह लिखा होता समवन तो दूसरे व्यक्ति पर असर डालता, लेकिन लिखा है बर्न वंस फिंगर्स तो बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही उंगलियां जलाएगा। अब आप समझिए, आपने अपनी ही उंगलियां जला ली यानी कि आपने अपने हाथों से अपने आप को ही मुसीबत में डाल लिया है ना। अपने आप मुसीबत में फंस गए हैं और उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आप खुद आज परेशान हैं। एक्सक्यूज मी। टू पुट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, अपने ही आप को, वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद को ही मुसीबत में डालना, और इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन या फिर किसी असहज स्थिति में खुद को डालना। एग्जाम्पल देखिए, ही हिमसेल्फ बर्न्ड हिज फिंगर्स, उसने खुद अपनी उंगलियां जलाई, उसने खुद अपने आप को मुसीबत में डाला। कैसे? बाय इनवाइटिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ गेस्ट। बिल्कुल सही बात है। आप किसी पार्टी में बहुत ज्यादा संख्या में अगर गेस्ट को बुला लेंगे तो उन्हें मैनेज करना, उन्हें उनका वेलकम करना, उन्हें होस्ट करना मुश्किल हो सकता है ना। और मान लीजिए कि सर्विसेज से आपके गेस्ट खुश ना हो तो क्या हुआ कि आपने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया, इतनी भारी संख्या में जब लोगों को बुला लिया तो ही हिमसेल्फ burnt his fingers by inviting a huge number of guests, जिन्हें उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल रहा होगा। नंबर 2, burn the candle at both ends। कैंडल का मतलब है यहाँ पर आपके रिसोर्स से, संसाधन से, सुख से, सुविधा से, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं। अब आप समझिए, मोमबत्ती, इमेज को देखिए, ये देखिए मोमबत्ती। मोमबत्ती एक छोर से अगर जल रही है तो भी जलते जलते वो जल जाएगी। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर उसे दोनों छोर से जलाना शुरू कर दिया जाए तब तो, अगर मोमबत्ती ऐसे 15 मिनट में जलेगी तब तो वो 5 मिनट में ही जल जाएगी। मतलब यहाँ पर मोमबत्ती है एक तरीके से आपके रिसोर्स, रिसोर्स है मोमबत्ती, जिसमें पैसा भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है ना। तो अगर, खास तौर पे पैसा, तो अगर आप पैसे को खर्च करेंगे ऐसे भी, नया पैसा अगर ना आए तो घर में जो पैसा रखा हुआ है धीरे धीरे वो खर्च ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे दोनों हाथों से उड़ाना शुरू कर दें और नया पैसा ना आए, मोमबत्ती बढ़ तो रही नहीं है, तो नया कोई रास्ता ना खुले, हाँ, तो आप अपने रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादा तेजी से अपने रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, दोनों हाथों से पैसा उड़ा रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे, दोनों हाथों से पैसे आप उड़ा रहे हैं। तो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा वैगेंजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ये देखिए, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मीनिंग लिखा तो है, एक्स्ट्रावैगेंट होना, बहुत ज्यादा खर्चीला होना, या फिर मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को मिसयूज करना एक तरीके से। तो बहुत ज्यादा खर्चीला होना या फिर अपने संसाधनों को मिसयूज करना। ये देखिए एग्जाम्पल, देखिए बहुत ही इजीली, होपफुली आप सब समझ गए होंगे। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स का ये मीनिंग क्यों है? क्योंकि आप दोनों तरफ से, कैंडल आपके लिए एक रिसोर्स है, एक साधन है, आप उसे दोनों तरफ से जला रहे हैं तो आप अपने साधन का मिसयूज कर रहे हैं, है ना। कुछ ज्यादा ही तेजी से उसका दोहन कर रहे हैं।
His doctor said that his illness was brought on by, उसके डॉक्टर ने कहा कि वो जो बीमार हुआ है वो स्ट्रेस की वजह से हुआ, टेंशन की वजह से हुआ, and recommended that he should stop burning the candle at both ends. है ना? मतलब उसको बहुत स्ट्रेस हो गई है जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो जो उसके पास जो पैसे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ना खर्च करे, बचाए, वरना फिर से उसको टेंशन हो जाएगी और फिर बीमार हो जाएगा। तो उसे अपने रिसोर्सेज को सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए एक तरीके से। बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट मतलब आधी रात, ऑयल मतलब तेल। अब आप इसे पुराने समय से रिलेट करिए। कोई पढ़ाई कर रहा है, आधी रात हो गई है। पहले के समय में लाइट ना होने की वजह से लैंप से लोग पढ़ाई करते थे, जिसमें केरोसिन पड़ता था। तो आधी रात को भी अगर केरोसिन वाला वो लैंप जल रहा है, इसका क्या मतलब है? घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है। तो स्टे अवे लेट एट नाइट, देर रात तक जगना। और पर्पस क्या है? टू वर्क और स्टडी, काम के चक्कर में। मान लीजिए ऑफिस की तरफ से कोई काम दिया गया हो तो उसको कर रहे हैं, या फिर एग्जाम्स आने वाले हों तो पढ़ाई कर रहे हों। बर्न द मिडनाइट ऑयल का यही मतलब होता है, देर रात तक काम करना, आधी रात तक काम करना। वो ऑफिस वर्क भी हो सकता है और वो आपका स्टडी वर्क भी हो सकता है। इमेज भी आपके सामने है, देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। इस इमेज में आप सबसे ऊपर एक घड़ी देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, है 12 बजा है। यहाँ पर कोई पढ़ रहा है, वैसे तो बिल्ली जैसी शक्ल लग रही है। और ये देखिए लैंप जल रहा है ना, यही है बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक आप जग कर जब पढ़ाई करते हैं, इट मींस यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ऐसा स्टूडेंट्स अक्सर तब करते हैं जब उनके एग्जाम सिर पे लगे होते हैं। ये देखिए, जेल हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल लेटली। पिछले कुछ दिनों से जेल बहुत देर रात तक जग रहा है या जग रही है। आई गेस शी हैज अ बिग एग्जाम कमिंग अप। मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ा एग्जाम उसका होने वाला है, इस वजह से वो देर रात तक इन दिनों पढ़ाई कर रही है। नंबर 4, बरी द हैचेट। इसमें देखिए हैचेट का मतलब होता है खंजर, औजार, जिसको आप कुल्हाड़ी कह सकते हैं, फावड़ा कह सकते हैं, हसिया कह सकते हैं, उसको हैचेट बोलते हैं। और बरी मतलब जमीन में गाड़ना, दफन करना, जमीन में गाड़ना, बरी। डेड बॉडी को जब जमीन में गाड़ा जाता है तो उसे बरी किया जाता है। तो आप खंजर को जमीन में गाड़ रहे हैं, खंजर जिससे आप लड़ाई लड़ेंगे, खंजर जिससे आप अपने दुश्मन का सिर कलम कर देंगे, खंजर जो एक प्रकार से दो पक्षों में लड़ाई की जड़ है। खंजर आप तब उठाते हैं ना एक तरीके से, जब या तो आप आत्मरक्षा करो या फिर आप किसी को से दुश्मनी मानते हो और उसको मारने जा रहे हो एक तरीके से। बरी दी हैचेट का मतलब होता है एक प्रकार से दुश्मनी को खत्म करना, मनमुटाव को खत्म करना। ये देखिए, मेक पीस, शांति बहाली करना, एंड डिस्प्यूट, मनमुटाव को खत्म करना, एंड कम टुगेदर, और फिर से एक साथ आना। इस इमेज को आप देखिए, एक व्यक्ति, ये कुल्हाड़ी आपको दिख रही है, एक व्यक्ति जमीन खोद करके कुल्हाड़ी को जमीन में रख रहा है, ऊपर से ये देखिए मिट्टी डाल रहा है। कुल्हाड़ी, लड़ाई का तरीका, झगड़ा, और आज वो उसी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ करके मिट्टी डाल दे रहा है, यानी कि दफन करे दे रहा है। यानी आप कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, है ना। अब हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, 36 का आंकड़ा नहीं रखेंगे। अब हम एक मंच पे आएंगे, एक साथ आएंगे अपने मनमुटाव को खत्म करना। समझ रहे हैं ना। जैसे 2015 में अभी बिहार में फिर से चुनाव है। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिल करके चुनाव लड़ा था। हाँ, दोनों दलों में लंबे समय तक मनमुटाव रहा होगा, तो दोनों दलों ने उस मनमुटाव को खत्म किया। दे बरीड द हैचेट, और फिर एक साथ वो आए, चुनाव लड़े, जीते भी। हालांकि वो महागठबंधन लंबे समय तक नहीं चला,
फिर से जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो बीजेपी के साथ चली गई, वो एक अलग बात है। बरी द हैचेट का यही मतलब होता है, गिले शिकवे भुलाना, मनमुटाव को खत्म करना। टू प्लेयर्स फाइनली बरीड देयर हैचेट्स। जैसे आप सब जानते हैं कि रोहित शर्मा, सॉरी, विराट कोहली और गौतम गंभीर में कभी बहुत अच्छी नहीं बनी, लेकिन अगर कोई फोटो ये दिखा रही हो कि वो दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं, इसका क्या मतलब है कि वो फोटो ये दिखाना चाहती है that they have buried their hatchet। यही लिखा, टू प्लेयर्स फाइनली buried their hatchets by putting an end to। put an end to का मतलब होता है समाप्त करना। the long standing feud, feud मतलब झगड़ा, मनमुटाव, बहुत लंबे समय से उनके बीच में झगड़ा था, लेकिन उन प्लेयर्स ने फाइनली अपने इस मनमुटाव को खत्म किया। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ देर रात तक पढ़ना, मिडनाइट से रिलेट करिए, ऑयल को कैरोसिन से रिलेट करिए, पिक्चर को देखिए, और बरी द हैचेट, गिले शिकवे भुलाना। बाई अ पिग इन अ पोक, पोक को आप करेंसी से रिलेट कर सकते हैं, पैसे से रिलेट कर सकते हैं। आपने पैसे देकर के जब खरीदा कुछ तो खरीद लिया सुअर, सुअर किसी काम की चीज है? आप सुअर कब खरीद लेंगे पैसे देकर के? जब आपने देखा ही ना हो कि उस झोले में सुअर हो सकता है। देखिए, जब आप किसी प्रोडक्ट को देखे बगैर जब खरीदते हैं तो ऐसे में कई बार तो सही प्रोडक्ट आता है, लेकिन कभी कभी फेक डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाता है। अक्सर ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग में होता है कि हम फोटो देख करके तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम उसे ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट या तो बदला हुआ मिलता है या इंफीरियर क्वालिटी का मिलता है, जिसकी वजह से लगता है कि हमने ना पैसा फंसा दिया, बेकार में पैसा फंसा दिया। इसमें आप कोई अच्छी चीज, बढ़िया चीज नहीं खरीदेंगे, आप ज्यादा पैसा दे करके एक बेकार की चीज खरीद लेंगे, ज्यादा पैसे लगा करके बेकार की चीज, असली के दाम में नकली चीजें खरीद लेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का रेट दे करके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। टू परचेज अ थिंग विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल वर्थ, किसी भी वस्तु को खरीदना उसकी वास्तविक कीमत को जाने बगैर या फिर उसकी वास्तविकता को जाने बगैर, है ना, किसी प्रोडक्ट को खरीद लेना उसकी गुणवत्ता को जाने बगैर, उसे अच्छे से एग्जामिन किए बगैर। यहाँ इस बात को समझिएगा, विदाउट प्रीवियसली एग्जामिनिंग इट। व्हेन यू बाय अ पिग इन अ पोक, तो आप एक खराब प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं, ऑफन बिकॉज आपने देखा ही नहीं था उस प्रोडक्ट को बाई करने से पहले। ये देखिए सर, इमेज भी आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी द फुल डिटेल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में सब कुछ मुझे बताएं, सो दैट आई मे थिंक टू परचेज इट्स शेयर्स, अदरवाइज आई कांट बाय अ पिग इन अ पोक, ताकि मैं उसके शेयर्स खरीदने का विचार करूं, मुझे पता तो चले कि व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, उसका बिजनेस क्या है, क्या ग्रोथ है उसकी, तब मैं विचार कर सकता हूं कि मैं उसके शेयर्स को बाई करूं। अदरवाइज बिना इवैल्यूएट किए, बिना जांचे परखे मैं कुछ नहीं खरीदता। तो किसी भी वस्तु को बिना जांचे परखे खरीदना, जिसकी वजह से खराब क्वालिटी की वस्तु को खरीद ले जाना। बाई एंड बाई बहुत ही कॉमन फ्रेज है। बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे, सतत तरीके से, सतत तरीके से, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, सिस्टमेटिकली। मिस फॉर्च्यून टर्न्स इनटू फॉर्च्यून बाय एंड बाय। कोई कह रहा है किसी दुखी व्यक्ति को साहस बंधाते हुए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि घबराओ न दोस्त, दुख के दिन कट जाएंगे धीरे धीरे, दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। टर्न इनटू मतलब बदल जाना, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य बदल जाएगा भाग्य में, धीरे धीरे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाय एंड बाय। बाय डेंट ऑफ मीनिंग है की बदौलत, के दम पर, दम पर। और दम का मतलब क्या है? मेहनत, मेहनत के दम पर।
डेंट का मतलब होता है पंच, मुक्का मारना, अटैक करना। बाय डेंट ऑफ, मेहनत करी है, दम लगाई है, ताकत झोंकी है। समझ रहे हैं ना? तो बाय डेंट ऑफ, ताकत लगाकर, दम लगाकर, मेहनत करके। जब आप कुछ भी हासिल करते हैं अथक परिश्रम से, बहुत मेहनत करके, मेहनत के दम पर, तो कहा जाता है यू आर डूइंग इट, यू हैव डन इट, यू हैव गॉट इट बाय डेंट ऑफ योर हार्ड वर्क। मेहनत के दम पर, के दम पर, खास तौर पे मेहनत के दम पर, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, के दम पर। वन सक्सीड्स, हम आप सफल होते हैं लाइफ में, कैसे? बाय डेंट ऑफ आर हार्ड वर्क। हम आप लाइफ में, जीवन में सफल होते हैं अपने हार्ड वर्क के बूते, अपनी मेहनत के दम पर मेहनत करते हैं और फिर सफल होते हैं। नंबर 8, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर, अनियमित तरीके से। ये नेगेटिव ईडियम है। इससे कई बार वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर। आप इसे खरगोश और कछुए की चाल से, उसकी रेस से ले सकते हैं। कछुआ लगातार चल रहा था लेकिन खरगोश रुक रुक कर चल रहा था, अनियमित होकर के वो दौड़ रहा था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इर्रेगुलरली। इससे क्या होगा कि किसी कार्य को होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, या कोई कार्य फंसा ही रहेगा, हो ही नहीं पाएगा। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट हुए फिर चले, फिर थक गए, फिर आपने पानी नहीं पिया, फिर चले। मतलब लगातार नहीं चलेंगे, रुक रुक कर चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, he is working on his book by fits and starts। वो अपनी बुक को लगातार नहीं लिख रहा, कभी लिखता है कभी नहीं लिखता, तो रुक रुक कर वो अपनी किताब पर काम कर रहा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर वो अपनी किताब पर काम कर रहा है। नंबर 9, बाय हुक और बाय क्रुक। आप इसका मीनिंग जानते हैं, किसी भी प्रकार से, किसी भी हाल में, बोलते नहीं है, किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार से। वो एक कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं, कोई ऐसे, कोई चीज ऐसे फंसाने पर नहीं फंसेगी तो ऐसे फंसाने पर फंसेगी, ऐसे फंसाने पर फंसेगी, है ना? ऐसे आप फंसाना चाहते हैं, ऐसे नहीं फंसी, ऐसे नहीं फंसी ना, तो हम ऐसे फंसा लेंगे। समझ रहे हैं ना? ये देखिए इमेज, ये देखिए, हुक से फंसाने की कोशिश की, एक तरीका ये इस्तेमाल किया किसी को कंट्रोल में रख लाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, कुछ भी पकड़ने के लिए एक तरीका ये इस्तेमाल किया। ये नहीं तो आप ये एक छड़ देख रहे हैं, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है इसको क्रुक बोलते हैं। छड़ का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसको क्रूक बोलते हैं। हाँ, जैसे आप देखिए ना, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी लाठी हो, छड़ हो, उसे किसी को पकड़ना है, उसकी गर्दन को दबोचना है, तो वो क्या करेगा? इसी हिस्से को उसकी गर्दन में फंसा देगा। समझ रहे हैं ना? वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपने पढ़ा है ना? तो अगर हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा तो वर्टिकल तरीके से फंसाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी भी प्रकार से, एनी हाउ, कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद जिसको कहा जा सकता है। सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो दूसरे तरीका अपनाएंगे, बाय एनी मीन्स और एनी हाउ। ठीक है, लीडर्स ट्राई टू विन इलेक्शंस बाय हुक और बाय क्रुक। नेताओं को तो चुनाव जीतने से मतलब है ना सर, या तो उनकी बातों के चलते वोट दे दीजिए, या पैसे लीजिए और वोट दीजिए, और या तो फिर धमकाएंगे, डराएंगे, तब वोट दीजिए। देना तो है ही आपको सर। ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके से मानेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। नेगेटिव ईडियम है, याद रखिएगा, इसमें आप गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, मैथमेटिक्स लगाइए, लॉजिक लगाइए, मैथमेटिक्स है इसमें,
और मैथ्स में लॉजिक है। जब 2 और 2 मिला करके आप 4 करेंगे तो तर्क के आधार पर आप काम कर रहे हैं, हवा हवाई कुछ नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे नहीं, करके देखेंगे। ऐसे का 2 और 2 4 होते नहीं, आपने 2 और 2 4 ऐसे किया है। तो प्रैक्टिकल तरीके से किसी कार्य को करना, ये नहीं कि हवा में ही आप कुछ कर रहे हैं, बिल्ड कासल्स इन द एयर, ये वाला लॉजिक नहीं सर, जमीनी हकीकत पे काम करना। ठीक, लॉजिक के साथ एग्जांपल देखिए, ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन फैक्ट्स, एक नतीजे तक पहुंचना वो भी तथ्यों के आधार पर, रादर दैन इमेजिनेशन, ये नहीं कि कल्पना कर ली, नहीं, तथ्यों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचना। Example, the NIA team has been sent to Malda in West Bengal. एक शहर है ये वेस्ट बंगाल में, मालदा एक्सप्रेस एक ट्रेन भी जाती है। NIA की टीम को मालदा भेजा गया to find the truth behind arsoning and vandalism. आर्सनिंग हिंदी में बोलते हैं आगजनी। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं और गाड़ियों को आग लगाते हैं तो वो आर्सनिंग में आता है। और वैंडलिज्म मतलब तोड़फोड़, तोड़फोड़, शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ दी, ये वैंडलिज्म हुआ। और पता चला मोटरसाइकिल में, बस में, कार में आग लगा दी, वो आर्सनिंग हो गया। तो एनआईए की टीम को वेस्ट बंगाल के मालदा शहर भेजा गया ताकि आर्सनिंग और वैंडलिज्म के पीछे का सत्य पता लगाया जा सके। वो भी कैसे? अब एनआईए की टीम सत्य का पता कैसे लगाएगी? दिल्ली में बैठ कर नहीं, वो जो स्पॉट है, जो जगह है जहां पर ये सब हुआ है, वहां जा करके लोगों से बात करके, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, है ना, तो फैक्ट्स पे बेस्ड होकर के काम करना, तो बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। यूं ही मेहनत करते रहें, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ साथ मेरा एक बैच सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का भी है, दूसरा बैच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स का भी है। अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट ज्यादा आता है, तो जरूर आप उस बैच को ज्वाइन कर लें। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हर एग्जाम में आता है, तो वो कॉमन बैच है, सबके लिए हेल्पफुल है वो बैच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।